आज हम लोग बात करने वाले हैं संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर किसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, जो भी अभी तक बिहार बोर्ड में पूछे गए इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर्मूले का कोई झंझट नहीं है, एक सिंगल फार्मूला अभी तक यूज होता है आया है तो देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा गए हैं अभी तक, एकदम इजी इजी देखते हैं, समझते हैं क्या क्या कहानी होती है। सबसे पहला कह रहा है आवृत्ति मॉडुलन को समझाए। आवृत्ति मॉडुलन, जैसा नाम वैसा काम। एक हमारा इस फिगर को यदि आप समझ जाते हैं तो देखिए, ये हमारा है मॉडुलक तरंग, मतलब जिसको हमको भेजना है, जिस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है वो हो गया मॉडुलक तरंग। वाहक तरंग कौन लेके जाएगा, जैसे आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप लोग क्या यूज करते हो, कार यूज करते हो, बाइक यूज करते हो, ट्रेन यूज करते हो, तो ये इसको कैरियर हो गया, ये लेके जाने वाला हो गया। जब दोनों का अध्यारोपण होता है तो जो हमको मिलता है, दुर्घटना जो अध्यारोपण की होती है उसके कारण क्या होता है, इसका आयाम जो हमारा वाहक तरंग है उसके आयाम के बराबर रहेगा, लेकिन इसकी आवृत्ति है, जहां देख सकते हैं इसकी आवृत्ति इतने जगह के लिए देखा जाए तो ज्यादा हो गया क्या उधर, चलिए। तो इसमें कितनी बार, एक ही बार ये मिला हमको, इसमें कितना 1 2 3, तो इसकी आवृत्ति बदलती रहती है लेकिन इसके आयाम नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा मॉड्यूलेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें मॉडुलक तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि परिणामी मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक तरंग के तत्कालीन मान के साथ बदलती रहे। अब देख रहे हैं इसकी आवृत्ति बदल रही है। ओके, अच्छा यहां पे नहीं लिखे हैं, चलिए। और दूसरा चीज के अंदर होता है कि इसकी आयाम नहीं बदलनी चाहिए, आवृत्ति बदलती रहे लेकिन आयाम ना बदले, तो इससे आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, अनेक स्थानों पर होता है, जैसे दूरसंचार में, रेडियो प्रसारण में। तो आप इतना लिख के आते हैं तो आपको 2 मार्क्स के लिए, तो सिंपल सा क्या चीज बोला कि ऐसा अध्यारोपण किसका किसका, मॉडुलक तरंग का और वाहक तरंग का, जिसमें जो आवृत्ति मॉडुलित तरंग है, ठीक है, उसकी आवृत्ति समय के साथ बदलती रहे, ओके, लेकिन उसका आयाम ना बदले। तो इस टाइप के तरंग को क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है। इस टाइप के क्या बोलते हैं, अध्यारोपण को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करने की कहानी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉडुलन। ठीक, एकदम इजी सा है। फिगर बनाइएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा। अरे मिर्जा भाई, नेक्स्ट हमारा है एनालॉग सिग्नल से आप से क्या समझते हैं, और सेम क्वेश्चन हमको पूछा है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। तो दोनों को समझ लेते हैं, हो सकता है 2018 में क्या पूछा, एनालॉग पूछ दिया है, तो 2023 में डिजिटल पूछते। समझते हैं, इसमें सिंपल सा है जैसा फिगर, यदि आप फिगर समझ जाते हैं तो कुछ नहीं रखा। इसमें देखिए कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो हमेशा क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ घट रहा है। यहां देख रहे हैं पहले कम था, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, लेकिन डिजिटल सिग्नल की बात करें तो वहां पे या तो 5 वोल्ट मिलेगा या तो हमको क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिले। मतलब ये बाइनरी सिस्टम के हिसाब से काम करता है, इसके पास 2 ही फिक्स्ड वैल्यू है, या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, एनालॉग सिग्नल का मतलब समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल यानी संकेत को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। हटाओ इसको भाई। इसके अंतर्गत ध्वनि, ताप, थर्मामीटर इत्यादि आते हैं। चलिए नहीं भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल सिग्नल की बात करें, डिजिटल सिग्नल ऐसे संकेत हैं जो सतत मतलब फिक्स्ड वैल्यू देता है, मूल्यों के क्रम के हिसाब से, ठीक है, डेटा को प्रदर्शित करता है। डिजिटल सिग्नल में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जस्ट बोले 0 1 वाला सिस्टम जो हमारा था उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जो भी आएगा फिक्स्ड आएगा, ये नहीं कि एक बार 5 आया, दूसरी बार 4 आ जाए, तीसरी बार 2 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला किसमें, डिजिटल सिग्नल में। लेकिन हमारा एनालॉग सिग्नल के अंदर ऐसा होगा, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी कुछ भी। ठीक है, तो ये साइन के हिसाब से चलता है, साइन कर्व है हमारा, ये साइन कर्व को फॉलो करता है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं करता, या तो फूल आएगा नहीं तो लड्डू आएगा। फिगर जरूर बनाइएगा जब भी लिखिए, यदि पूछता है तो। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, मॉड्यूलेशन समझाएं और इसके प्रकार बताएं।
मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि निम्न आवृत्ति वाले मैसेज को, ठीक है, संकेत को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो कह सकते हैं निम्न आवृत्ति तरंगों या सिग्नलों को उच्च आवृत्ति तरंगों पर अध्यारोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहलाती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन और कला मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। देखिए ऑलरेडी हम ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था, वहां भी हमने बोला था नॉर्मली हम 3 ही लेके चलेंगे। कहीं यदि आपको 4 लिखाया गया है तो आप 4 लेके जाते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम 3 लेके चल रहे हैं। और नॉर्मली बुक्स, मैक्सिमम बुक भी आपको 3 ही लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 4 भी रहता है। तो इजी सा चीज था ये। यदि आप फिगर बना देते हैं, इतनी सी कहानी लिख देते हैं, 2 में 2 तो मिलना है, और क्या लिखना चाहेंगे? चलिए, संचार में आयन मंडल की उपयुक्तता समझाए। और आयन मंडल क्या होता है? आयन मंडल, ठीक है, कि मतलब वायुमंडल के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर की जो सरफेस पाया जाता है, जो सतह होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहते हैं। वहां जो होता है गैस आयनिकृत हो जाती है। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के विकिरण के कारण सूर्य प्रकाश वहां पड़ता है, तो वहां के आयन क्या बोलते हैं? आयंस डेवलप करते हैं। वहां के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कह सकते हैं पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद, या पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। संपूर्ण का मतलब स्पेस में नहीं चल जाना, जहां तक पृथ्वी के पास वायुमंडल है वहीं तक की बात हो रही। तो ये हो सकता है आपके बुक में कुछ और लिखा हो सकता है कि 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक लिखा हो सकता है, पॉसिबल है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा होने की वजह से हमने क्या किया, 80 से ऊपर ही चले गए। और विकिपीडिया नाम सुने होंगे गूगल पे, तो वो भी आपका इतना ही लिखता है, तो कहें तो उसके हिसाब से अपन चलते हैं। तो यहां से लिखा 80 किलोमीटर है और फिगर में दिया 85, ओके, तो अब 85 लिखो या 80 लिखो, यहां से ऊपर का जो भी बहादुर है उसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल कहा जाता है, जहां तक हमारा अर्थ का वायुमंडल है वहां तक के लिए। अब इसका क्या कह रहा है? और क्या दूसरी चीज, आयन मंडल वायुमंडल का वह भाग है जो सौर विकिरण द्वारा आयनित हो जाता है। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोटाइज हो जाते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग की बात करें, उपयोग समझा, तो उपयोग में सिंपल सा जो रेडियो वेव्स होते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। मतलब यहाँ से रेडियो वेव छोड़े, वहां से रिफ्लेक्शन के बाद वापस से धरती पे आ गया। तो कह सकते हैं पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर कहाँ आती है? पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो इतनी सी कहानी है। थोड़ी सी छोटा सा फिगर बनाना चाहे तो बना दे, 1 लाइन 2 लाइन लिख दीजिए, दोनों एक ही डिफिनीशन को ही बता रहा है और उसका उपयोग क्या है वो भी आपको बता रहा है। नेक्स्ट क्या रहा है? व्योम तरंग तथा आकाशीय तरंग की व्याख्या करें, या भू तरंगे, व्योम तरंगे, आकाशीय तरंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन पे हमको ये है कि ये जो हमारा व्योम तरंगे और आकाशीय तरंगे दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, जिसको ये इंग्लिश में यदि देखोगे तो स्पेस वेव कहा गया है, ठीक है। और जबकि यहाँ लिखा है आकाशीय तरंगे, स्काई वेव्स। तो स्पेस वेव्स अंतरिक्ष तरंगे होती हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में दाएं बाएं तो सुधारे हैं। चलिए, सबसे पहले भू तरंगे या ग्राउंड वेव क्या होते हैं? जो ग्राउंड के सरफेस के साथ साथ चलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड तरंगे कहते हैं। कह सकते हैं भू संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश गमन करती है। जैसा जैसा अर्थ का सरफेस है वैसे वैसे ये भी चलेगा, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश गमन करने वाले तरंगों को भू तरंगे या पृष्ठ तरंगे कहते हैं। दूसरा नाम भू तरंगे कहिए या उसको पृष्ठ तरंगे कहिए। भू तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक रहती है। तो बुक्स के हिसाब से ये डाटा अलग हो सकता है, ठीक है। तो कुछ डाटा याद रखना चाहिए, कम से कम अप्रॉक्स में तो याद रहना चाहिए। तो कितना से कितना तक ध्यान में रखेंगे? 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक होती है। क्या चीज? इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये लिख दिए, छोटू सा फिगर है बना दिए, बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है व्योम तरंगे। वे रेडियो तरंगे जैसे ये हमारा क्या होते हैं? स्काई वेव कहिए,
वेव व्योम तरंगे कहिए, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ हम देखा हुआ स्काई वेव को यहाँ ग्रीन से लिखा है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये स्काई वेव के बारे में पूछ रहा है, अंतरिक्ष तरंगों के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि स्काई वेव और वेव तरंगे सेम ही चीज होती है। तो वे तरंगे जो कहाँ से, आयन मंडल से क्या होती है, परावर्तित होकर वापस पृथ्वी तक आती है, तो उन तरंगों को क्या बोला जाता है, हमको कह सकते हैं स्काई वेव या वेव तरंगे। तो वे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी के आयन मंडल द्वारा ही परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की ओर ही आने लगती है, इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं, व्योम तरंगे कहते हैं। और व्योम तरंगों की आवृत्ति कहाँ से कहाँ, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो मतलब जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्काई वेव या व्योम तरंगे या आकाशीय तरंगे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा अंतरिक्ष तरंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है आपको, वहां लिखा गया है आपके क्वेश्चन के पेपर के ऊपर आकाश तरंगे, लेकिन आकाश तरंगे और स्काई वेव्स दोनों सेम चीज होती है, इसलिए हम इसको यहां ना लेके हम आपको अंतरिक्ष तरंगों के बारे में बता रहे हैं। लिखने में हो सकता है मिसप्रिंट, भावनाएं तो हैं, व्यक्त हो जाती है। चलिए, तो अंतरिक्ष तरंग या स्पेस वेव क्या होती है, वे तरंग जो सीधे प्रेसी एंटीना से, मतलब जहां से भेजा जा रहा है वहां से सीधे प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना तक पहुंचती है, उन्हें अंतरिक्ष तरंगे कहते हैं। मतलब यहां से चला सीधे जहां इसको पहुंचना था वहां पहुंच गया, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बीच में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष तरंगे। और अंतरिक्ष तरंगों की आवृत्ति कहां से कहां तक, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो ये सब चीजें याद रखने वाली है, इसमें हम समझा क्या सकते हैं, एक फिगर बना कर दिए हैं जिसके अंदर आपको तीनों चीजें हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। तो आप तीनों को एक जगह बनाना चाहते हो तो यहां से यदि तीनों पूछ दे आपको तो एक बार में तीनों बना सकते हैं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, टीवी संकेत की प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं को व्यक्त करें। अब जैसे कभी ऐसा वाला टावर आपने देखा होगा, तो अब हमको मान लो इसको रेंज को बढ़ाना है, प्रेषण सीमा को बढ़ाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीमा को बढ़ाने के लिए उसके टावर की हाइट को और ज्यादा ऊंचा कर देंगे तो उसकी सीमा बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उसके पावर को बढ़ा देते हैं, तो कह सकते हैं प्रेसी एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, और दूसरा क्या है, वाहक तरंगों की आवृत्ति बढ़ाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा वाला एंटीना भी देखे होंगे, और इसका चांस कम है कि इस टाइप का एंटीना आपने देखा होगा। कमेंट करके पक्का बताइए कितने लोग इस टाइप का एंटीना को देखे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग के टाइम आते आते तक ये एंटीना उठ चुका हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित की व्याख्या करें, www और फैक्स की। तो www का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, और फैक्स का, कैसे स्माइल, ये ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव में था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको अनुलिपि भी कहते हैं, और कहीं कुछ और एक और नाम है, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन। ओके होता है, अब आप समझ सकते हैं भावनाओं को। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेव का संक्षिप्त रूप होता है किसका, www का वर्ल्ड वाइड वेव का क्या है, ये संक्षिप्त रूप है। यह दुनिया के सभी स्रोत कंप्यूटर से जुड़ा नेटवर्क है जिसपे हम डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जिससे हमको डाटा चाहिए होता है, तो वहां से हम लोग यहाँ से सर्च मारते हैं गूगल पे www.google.com, तो www वही है। चलिए, दूसरा हमारा फैक्स, ऐसा वाला देखे होंगे मशीन, नहीं देखे होंगे, हो सकता है नहीं देखे होंगे, कि हो सकता है कि आपके टाइम आते आते तक फैक्स की कहानी खत्म हो चुकी हो, हम लोग भी बहुत कम ही यूज किए हैं फैक्स को। तो इसमें क्या होता है कि आपको जिस भी चीज को, जिस डाटा को भेजना, मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी, उसका आपको भेजना है किसी और के पास जेरोक्स, तो आप यहां से उस मशीन के अंदर डालोगे, मशीन क्या करेगा, उसका डिजिटल सिग्नल बनाएगा और टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या करेगा, दूसरे फैक्स मशीन के ऊपर भेजेगा, तो वहां से उसका वैसा ही कॉपी बाहर निकल जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, फैक्स। तो कह सकते हैं संक्षिप्त रूप है, इसका अर्थ है यह कागजात एवं चित्र, पिक्चर और फोटोज को टेलीफोन केबल द्वारा भेजता है। मतलब यहां से डिजिटल सिग्नल बनाया, टेलीफोन केबल के अंदर डाल दिया सिग्नल को, और वहां दूसरे जगह जो हमारा फैक्स मशीन लगा हुआ है वो उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। ठीक है, एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, किसी भवन के शीर्ष पर लगे संप्रेषण एंटीना की ऊंचाई 64 मीटर तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई 81 मीटर। दृष्टि प्रणाली में स्वीकार्य संप्रेषण है तो दोनों एंटीना के बीच की महत्तम दूरी बताएं। मैक्सिमम दूरी दोनों के बीच की क्या हो सकती है। मान लो ये हमारा यहाँ से एक एंटीना लगा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दी गई है, चलिए 64 क्या चीज़ है मीटर में है, और एक दूसरा एंटीना यहाँ लगा हुआ है, इसकी हाइट दे के रखी है कितनी 81 मीटर। तो यदि ये भेजने वाला है ट्रांसमीटर है तो मान लो इसका रेंज यहाँ तक है कि यहाँ तक बंदे को ये भेज सकता है अपने सिग्नल को, ठीक है। तो मान लो ये वाला टावर जो है वो यहाँ तक आके पकड़ ले तो ये इसके रेंज में आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लो इसका रेंज होता, ठीक है, इसकी सीमा होती तो क्या होती, ये यहाँ के सिग्नल यहाँ तक पहुंचा, ये इसको पकड़ लिया, तो दोनों के कारण यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना हो गया, कह सकते हैं रेंज किसके कारण, ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा रिसीवर है, तो टी आर प्लस टी आर आर। ओके, तो इसकी सीमा की बात करें, रेंज की बात, तो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर टी प्लस आर आर। ऑलरेडी हमको दे के क्या रखा है, हमको दे के रखा है क्या दे के रखा भैया, ट्रांसमिटिंग एंटीना, अच्छा आर टी हमको दे के रखा है कितना 64 और आर आर दे के रखा है कितना है 81 मीटर, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या मतलब आर, कैपिटल आर की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू, ये रेंज है ना, रेडियस की वैल्यू दे के रखा है कितना 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 6400 किलोमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर, रूट अंडर आर टी के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला डी इक्वल्स टू रूट अंडर 2RH, तो 2 आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एच किसके लिए ट्रांसमीटर के लिए, प्लस रूट अंडर 2R एच किसके लिए रिसीवर के लिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चलिए दोनों में से 2R रूट अंडर 2R को कॉमन ले लिए, यहाँ से HT रूट अंडर में और प्लस यहाँ से रूट अंडर में HR बच गया। अब सबकी वैल्यू चिपका देते हैं, नहीं बाद में चिपकाएंगे, 2R इसमें चिपकाओगे HT HT HT, यहाँ H लिखना था ना, सॉरी H, HT हाइट है ना, HR, तो HT की वैल्यू कितनी है 64 प्लस रूट अंडर HR की वैल्यू 81, तो ये हमारा हो गया रूट अंडर 2, R की वैल्यू 6400 इंटू 10⁻³ और ये 64 का 8 प्लस 9। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा 6.82 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको जब आप करोगे, क्योंकि ये सारा कुछ हमने मीटर में लिया तो आंसर भी हमको मीटर में आएगा। अब किलोमीटर बदलना है तो इसको लिख सकते हैं 60.82 किलोमीटर, जो हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, यहाँ भी एक 2 मार्क्स के अंदर है और 5 मार्क्स वाले के अंदर इसको डिराइव करना है, तो वहां भी समझेंगे इस फॉर्मूले को, मतलब तीनों जगह ये फॉर्मूला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप हमारे साथ पहुंचे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, और ये अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है, जल्दी ही सारे जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं सारे के सारे जल्दी ही आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जम के पढ़िए कि हमें भी आपके रिजल्ट का बहुत वेट है। ओके, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कहाँ से। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।